गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री वर्ल्ड। आज मैं सुबह सुबह उठ गई थी पढ़ाई करने के लिए और अभी मैं सबसे पहले पढ़ूंगी साइंस में। ये क्लास 7th की बुक है और आज इसके कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं जिसको मैं अगर पढ़ लूँगी तो ये मेरा फिर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको रियल टाइम सर्च करके दिखा रही थी कि अभी एग्जैक्टली कितना टाइम हुआ है। तो अभी सुबह के 5:15 बज रहे थे और अभी मैं अपनी पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। और आज जो छोटे छोटे चैप्टर्स बचे हुए हैं ना, मुझे बस उन्हें ही रिवीजन करना है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी फाइबर टू फैब्रिक से। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया था कि जो टफ चैप्टर्स हैं उनको मैंने कंप्लीट किया। मतलब उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है और उसको थोड़ा ध्यान से ही पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो उनको मैंने कंप्लीट किया। और आज जितने भी छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उनको मुझे पढ़ना है, तो आज मैं उनको भी रीडिंग करके, मतलब जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं मैं केवल उनको ही रीड करती हूँ। क्योंकि देखिए, बार बार आप पूरी बुक रीडिंग करेंगे तो ऐसे में तो आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर लिए थे, फिर उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को ही मैं भी रिवीजन कर रही हूँ। कोशिश तो यही रहेगी कि एग्ज़ाम तक एक बार और रिवीजन हो जाए सारे एनसीईआरटीज़ की, पर मुझे नहीं लगता है क्योंकि टाइम इतना कम है ना। ऊपर से क्लास 6 to 8 की भी तैयारी करनी है और 9-10 की भी तैयारी करनी है, तो दोनों पर फोकस करना पड़ेगा इक्वली। तो ऐसे में एनसीईआरटीज़ को 3 बार रिवीजन तो नहीं हो पाएगा। देखते हैं, अब जितना भी हो पाएगा तो उतना ही करेंगे। अब इसके वजह से ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत लोग ना कमेंट करते हैं कि मैं तीनों क्लासेस की कर रही हूँ, मतलब 6 to 8 के भी, 9-10 की भी और 11-12 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं सोचती हूँ कि उनको कितना बर्डन फील होता होगा। मैं तो केवल 6 to 8 और 9-10 की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो फाइनली मैंने अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद किचन में आ गई हूँ काम करने के लिए। और अभी सुबह सुबह ना चाय बना रही हूँ सबके लिए, क्योंकि आपको तो पता ही है कि ठंड में अगर आप सुबह उठकर पढ़ाई करेंगे तो आपको चाय की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बस इसलिए मैं सबके लिए भी और अपने लिए भी चाय बना रही थी, और इसके साथ ही बैगन और आलू की सब्ज़ी बना रही थी। आप में से बहुत लोग एक कमेंट करते हैं कि मैं झारखंड से हूँ पर मेरी शादी बिहार में हुई है, तो मुझे कहाँ का एड्रेस डालना होगा, और ओबीसी के लिए अगर मुझे आरक्षण चाहिए तो मुझे किस एड्रेस से सब कुछ बनवाना होगा। मैं हर बार कहती हूँ कि आपके फादर का जो भी परमानेंट एड्रेस है आप वहाँ से बनवाइए, वही आपका काम करेगा। जैसे बहुत लोग मेरे केस में पूछते हैं कि यदि आप भी तो झारखंड से हो लेकिन आपकी शादी बिहार में हो गई, तो आप ओबीसी का आरक्षण कैसे ले रही हैं। तो मेरे केस में ये है कि मेरे मम्मी और पापा दोनों बिहार के ही मूल निवासी हैं, तो इस वजह से मेरा मतलब जो मायका हुआ ना, बेसिकली वो बिहारी है। तो वहीं से मेरा मतलब ओबीसी सर्टिफिकेट बन गया है। तो अगर आपके साथ भी ये केस है तो आप बनवा सकते हैं। तो बस अभी मैंने चाय बना लिया है और अभी सबको ले जाऊंगी नीचे सर्व करने के लिए। और मैं आपको अपनी एक बहुत ही बुरी आदत के बारे में बताती हूँ। जब भी मैं नीचे कुछ लेकर जाती हूँ ना, चाय या फिर दूध या दही, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं गिर जाऊँगी सीढ़ी से। और पता नहीं इतना गुस्सा आता ना उस समय, मतलब ये फीलिंग मुझे हर बार जब भी मैं सीढ़ी पे कुछ लेकर जाऊंगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि अभी मैं फिसल जाऊंगी और सारा कप प्लेट जो भी है मेरे हाथ से गिर जाएगा। पता नहीं आप लोग ऐसा फील करते हैं या नहीं, बट मेरे साथ ये हमेशा होता है। तो मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है कि फालतू में क्या सोचती हूँ। वापस आई तो दादी कह रही थी कि उनको तुलसी पत्ते की चाय चाहिए, तो उनके लिए अभी तुलसी पत्ते की चाय बना रही थी। और आप में से बहुत लोग कमेंट करते हैं कि दी आप कैसे टाइम मैनेज कर लेती हैं। तो एक्चुअली देखिए, मैं ना हमेशा जब भी अपना टाइम वेस्ट करने जाती हूँ तो मैं खुद से एक ही क्वेश्चन पूछती हूँ कि अभी कोई सीरियस कैंडिडेट होगा जो कि बहुत पढ़ रहा होगा, तो वो इस टाइम पर क्या कर रहा होगा। बस आपको आंसर मिल जाएगा, आपको समझ आ जाएगा कि आपको अभी क्या करना है। तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस बार बार खुद से करेंगे ना, तो एकदम तुरंत ही एकदम सतर्क हो जाइएगा आप और टाइम वेस्ट करने से बच जाइएगा। मुझे एक कमेंट आया था जिसमें एक सब्सक्राइबर लिख रही थी कि सब लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम फरवरी में होगा। तो देखिए, सब लोग क्या कह रहे हैं उस पर मत ध्यान दीजिए। पता चला कि आप सब लोग जो कह रहे हैं वही सुनते रह गए और एग्ज़ाम दिसंबर में ही कंडक्ट करा लिया गया। क्योंकि एग्ज़ाम, देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि 95% चांस है कि दिसंबर में ही होगा। क्योंकि अगर आप अतुल प्रसाद का वो इंटरव्यू सुनेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन का टाइम ही इसलिए दिया है ताकि वो पता कर सके कि कितने बच्चे फॉर्म फिल करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर वो तैयारी करेंगे। तो वही कह रहे थे वो कि ज़्यादातर चांस है कि हम दिसंबर में ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि इस समय ठंडी थोड़ी कम रहेगी। और अगर ठंड ज़्यादा बढ़ जाएगी तब वो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट कराएंगे, क्योंकि वो कह रहे थे कि कुछ वो चोरी होने की, मतलब जो अराजक तत्व होते हैं जो कि चीटिंग वगैरह लेके आते हैं, वो सब संभावना बढ़ जाएगी। तो इस वजह से वो कह रहे थे कि मैक्सिमम चांसेस ये हैं कि हम दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे।
इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अभी से ही प्रिपरेशन रखिए और 7 दिसंबर जो डेट दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए। बाद में अगर मान लीजिए डेट एक्सटेंड भी होता है तो आप ही को फ़ायदा होगा। लेकिन हाँ, अगर आप पहले से ही ये सोच लेंगे कि फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है, तब तो फिर आपका भगवान भी भला नहीं कर सकते। कभी ना मुझे ऐसे कमेंट आते हैं जिसमें लोग लिखते हैं कि मेरा एक बेबी है तो मैं तैयारी नहीं कर पाती हूँ। तो मुझे पता है कि जिनका बेबी होता होगा उनके पास टाइम थोड़ा कम होता होगा, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप अपने लिए एक मेड रख लीजिए, और अगर आप मेड नहीं रख पा रहे हैं तो आप अपने मायके में चले जाइए, अपनी मम्मी से हेल्प ले लीजिए, क्योंकि ये 1 मंथ आपके लिए बहुत क्रूशियल है, उसमें पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कभी कभी ना कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा बुरा कमेंट करते हैं, जैसे वो कहते हैं कि तुम्हारा बेबी नहीं है इसलिए तुम पढ़ पा रही हो, सोचो तुम्हारा बेबी होता तो कैसे पढ़ पाती, हम लोग तब भी मैनेज कर रहे हैं। तो देखिए, मैं ये बात समझती हूँ, जो लोग अच्छे से कहते हैं ना, तो मैं समझती हूँ कि हाँ, जिनका बेबी होता है उनको प्रॉब्लम होती होगी, लेकिन जिनका बेबी है उनको ये सोचना चाहिए कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटीज़ आप खुद डिसाइड करते हैं। आपके लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी है आपने पहले वो किया, मेरे लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी मैं पहले वो करूँगी। कम से कम आप अपनी एक प्रायोरिटी को चूज़ करके खुश तो हैं। और हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, मैंने तो फर्स्ट प्रायोरिटी जॉब को चुना है और अभी तक मेरी जॉब लगी नहीं है। तो सबकी लाइफस्टाइल जो है ना, उसकी प्रायोरिटीज़ और उसकी चॉइसेस का प्रोडक्ट होती है। आपकी लाइफ में आज जो भी हो रहा है, आपने जो पास्ट में चूज़ किया है, ये उसका ही जो बोलिए एक तरह से रिज़ल्ट होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जो भी आप चूज़ करते हैं बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए, सोच समझ के चूज़ कीजिए। अभी देखिए, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि यूं ही ऐसे ही टाइम वेस्ट कर रहे होंगे अपना, तो वो क्या करते हैं कि छोटी छोटी खुशियों के लिए, मतलब बोलते हैं ना इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन के लिए, कि ये करने से मुझे बहुत मज़ा आएगा, मोबाइल देखने से बहुत मज़ा आएगा, नहीं पढ़ने से, सोने से ज़्यादा मज़ा आएगा, तो वो इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन पर काम कर रहे हैं। तो कल को अगर उनकी जॉब नहीं लगेगी तो उनको ऐसा लगेगा कि मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि उन्होंने पास्ट में कितना सारा टाइम अपना वेस्ट किया है। तो अगर आप सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हैं तो फिर आपको भगवान वो सब देंगे जो कि आप चाहते हैं। लेकिन आप सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हैं, आप ये सोच रहे हैं कि मैं सारी खुशियों का मज़ा लेते हुए अच्छे से और कुछ अचीव भी कर लूँ, तो ये नहीं होगा, क्योंकि सफलता हमेशा त्याग मांगती है और त्याग आपको करना पड़ेगा। चाहे आप जिस चीज़ का भी त्याग करें, आपको नींद से कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, फूड हैबिट से, छोटी छोटी खुशियों से सैक्रिफाइस करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप मैरिड हैं तो सोच समझ के कोई भी काम कीजिए, सोच समझ के डिसीजंस लीजिए, क्योंकि आपको पता है शादी के बाद पढ़ना इतना आसान नहीं होता है, और आपका एक डिसीज़न ना आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, और वो डिसीज़न हमें ही लेना होता है, उसके लिए स्ट्रॉन्ग भी हमें ही बनना पड़ता है। इसलिए मैं आपको कहूँगी कि स्ट्रॉन्ग रहिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, और सबसे पहले अपने करियर को अपनी प्रायोरिटी बनाइए, और वही आपकी फ़र्स्ट चॉइस होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो भी खुशियाँ हैं ना, अपने आप आ जाएंगी आपकी लाइफ में। तो अभी मैं किचन का काम करके आ गई थी पढ़ाई करने के लिए, और अभी मैं कंप्लीट करूँगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मेरा 1-2 लेक्चर बचा हुआ था, तो मैंने सोचा कि उसे कंप्लीट कर ही लेना चाहिए, क्योंकि अब हम पेंडिंग नहीं रख सकते। मतलब अब आपको एक दिन में पढ़ना भी होगा, उसको रिवीजन भी करना होगा, और उसके बाद उसको प्रैक्टिस भी करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको हर दिन करनी पड़ेंगी। अब ऐसा नहीं है कि आज लेक्चर देख लिया, कल प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर 5-6 दिन के बाद उसको रिवीजन कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो 5-6 दिन के बाद तो आपका एग्ज़ाम ही आ जाएगा। इसलिए आज ही पढ़िए, आज ही 10 क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस भी कर लीजिए और शाम तक उसको रिवाइज़ भी कर लीजिए। एक मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि यदि बिना जॉब के ना दिवाली जैसा नहीं लग रहा है। एक बार जॉब हो जाए तो फिर उसके बाद होली, दिवाली सब बहुत अच्छे से मनाएंगे। और मुझे लगता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा फील करते होंगे, क्योंकि देखिए ह्यूमन नेचर है, हम अपनी खुशी को ना किसी चीज़ के साथ एसोसिएट कर लेते हैं कि हमारी जॉब लग जाएगी तब हम खुश होंगे, हमें ये फ़ोन मिल जाएगा तब बहुत खुशी होगी, और सच में खुशी होती भी है। अब मान लीजिए इसके पीछे का साइंस बहुत अलग है कि हमें स्पिरिचुअल होना चाहिए, चीज़ों के साथ एसोसिएट नहीं होना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा विजडम की ज़रूरत है। लेकिन फ़िलहाल तो हमारी कंडीशन ऐसी ही है कि हम चाहते हैं कि हमारी जॉब लग जाए ताकि हम अपनी फैमिली को खुशियाँ दे सकें। देखिए, आपको एक बात बताऊँ, सबसे ज़्यादा खुशी ना देने में होती है, और जब हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं ना, वो खुशी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और उसी खुशी के लिए हम क्या करते हैं कि बहुत मेहनत करते हैं और जॉब लेना चाहते हैं। बस मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी कैंडिडेट बहुत मेहनत कर रहे हैं उनकी लाइफ में जल्दी से जॉब आ जाए, और वो भी अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाएँ। तो फाइनली मैंने अपना 3rd स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया है, और अब मैं अपना टाइमर ऑफ कर दूँगी। फ्रेंड्स, फाइनली आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक कंप्लीट हो गया है,
मतलब मेरा अभी ऐप में एक भी पेंडिंग लेक्चर नहीं बचा है मैथ्स का। मैं 2-3 दिन से थोड़ा परेशान थी क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग लेक्चर्स बचे हुए थे और मुझे लग रहा था कि मैं कब उनको देखकर कंप्लीट करूँगी। देखिए मुझे क्या लगता है, मुझे मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सारा पार्ट जो 9th और 10th का है वो तो मुझे आता था, लेकिन सर ने ऐसा पढ़ाया कि क्लास 11th के भी कुछ टॉपिक्स को कवर किया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कब जल्दी से देख के कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अभी आपको पता है अगर एक एक लेक्चर हर दिन पेंडिंग रह जाएगा ना तो एंड में फिर कैसे करूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें सर ने बताया है कि एक वृत्त का समीकरण क्या होगा अगर वो पॉइंट x, y से पास कर रहा है, तो ऐसे करके तो ये सारी चीज़ें फिर से मुझे रिवाइज भी करनी होगी, क्योंकि अभी तो मैंने सीख लिया लेकिन ये एग्जाम तक मुझे याद थोड़ी रहेगा। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनको मुझे मतलब 2-3 बार बनाना पड़ेगा। जैसे कि स्लोप एंड टेंजेंट जो है, टेंजेंट तो चलिए 9th क्लास में है, बट स्लोप वाला टॉपिक तो है नहीं उतना 9th-10th में, 11th में ही पूरा है। तो उस टॉपिक को भी मुझे अच्छे से एक बार और रिवाइज करना पड़ेगा। तो अभी मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि अब कोई पेंडिंग लेक्चर नहीं है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा फ्रेश होने जाऊँगी, क्योंकि सुबह से पढ़ने में ही लगी हुई हूँ और अभी टाइम हो रहा था 12:18 हो रहे हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट भी करूँगी और फिर थोड़ा काम है वो कंप्लीट कर लूँगी और उसके बाद अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में आऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में। इसके बाद मुझे थोड़ा सा काम था, रूम क्लीन करना था और दोपहर का खाना भी मैं अभी ही बना लेती हूँ ताकि सबको सर्व कर दूँ जल्दी से। और इसके बाद फिर फ्रेश होकर दोबारा से पढ़ने बैठ जाती हूँ। और बहुत लोग पूछते हैं कि आपकी फैमिली में खाना कौन सर्व करता है। ऑब्वियसली मैं ही करती हूँ, लेकिन हाँ मैं किसी को खाना दे देती हूँ तो उसके बाद मैं खड़े नहीं रहती हूँ, इंतज़ार नहीं करती हूँ कि वो आदमी खाना ख़त्म करे फिर मैं उसका थाली उठाऊँ फिर लेकर जाऊँ। मैं ये सब नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप हर दिन किसी को खाना खिला रहे हैं ना तो आपको समझ आ जाएगा कि उस इंसान का कितने में पेट भरता है। आप उतना सर्व करके उसको दे देंगे, वो खा के भी सेटिस्फाइड हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम भी थोड़ी दूर हो जाएगी। मतलब इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा खुद को इंगेज मत कर लीजिए कि आपका खुद का टाइम ख़त्म हो जाए और बाद में ये सोचते रहें कि मेरा तो टाइम ही ख़त्म हो गया, अब पढ़ाई कैसे करें। तो देखिए यही सब छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आपका टाइम सेव करती हैं। तो जितनी जल्दी सीख जाइएगा उतनी जल्दी पढ़ना शुरू कर दीजिएगा, नहीं तो फिर शादी के बाद पढ़ना बहुत मुश्किल है। उसके बाद अगर आप ये सब सोचेंगे कि मैं सबको एक एक रोटी गरम गरम खिलाऊं या फिर सबकी सेवा करूं, पैर दबाऊं और ये सब करूं, तो फिर आपके लिए फिर वो ज़िंदगी आपके लिए फिर रहेगी ही नहीं। मतलब उसमें आप अपने लिए कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, जो कि गलत है। अगर भगवान हमें ये ज़िंदगी देते हैं, हमें ये बॉडी देते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा जो बोलते हैं ना कर्तव्य है कि हम अपना ख्याल रखें। जब आप खुद स्वस्थ रहेंगे ना तभी आसपास के लोगों को स्वस्थ रख पाएंगे। खुद अंदर से बीमार हैं, टेंस्ड हैं, तो दूसरों में आप क्या खुशियाँ बांटेंगे। उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि पहले अपनी देखिए, ये एकदम ऐसे है कि अगर आपके घर में अभी कोरोना तो बहुत लोगों के घर में हुआ होगा, तो उस टाइम पे आपने क्या किया था? पहले आपने अपनी जान बचाई होगी, तब तो आप दूसरों को सर्व कर पाते हैं, उनका ध्यान रख सकते हैं, उनको गर्म पानी टाइम से करके दे पाते हैं या उनके मेडिसिन का ध्यान रख सकते हैं, या फिर खुद ही इन्फेक्ट हो जाते हैं कि नहीं अभी सबको कोरोना हुआ है, मैं भी हो जाती हूँ कोरोना से ग्रसित। तो फिर उसके बाद कैसे अपनी फैमिली का आप ध्यान रख पाते हैं? तो अगर आपको किसी का ख्याल रखना है तो पहले खुद आपको हेल्दी होना होगा और ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। और यही चीज़ मैं सबको समझाने की कोशिश करती हूँ। खैर छोड़िए, हटाइए। अभी मेरा जो है 4th स्टडी स्लॉट वो कंप्लीट हो गया था और आज से मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। और देखिए टारगेट क्या सेट किया था मैंने कि मैं 10 नवंबर तक मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर दूँगी और आज है 8 नवंबर और अभी तक कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत कम, मतलब 10% पोर्शन कंप्लीट हुआ है। तो एक ना क्वेश्चन मुझे ये भी आया था कि जब भी पोर्शन कंप्लीट नहीं होता है, जितना टाइम सेट किया है उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है तो फिर बहुत बुरा फील होता है। तो हाँ ये बात तो है कि कभी कभी जब आपका जो टाइम लिमिट है उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है तो फिर हमारे अंदर डीमोटिवेशन आता है कि अब ये कैसे होगा। लेकिन ये सब बातों को छोड़कर आप बस इस पे ध्यान दीजिएगा कि अगर ये टॉपिक लंबा है, जैसे मान लीजिए कि मैंने 10 नवंबर तक मॉडर्न हिस्ट्री रखा था, तो अब मैं क्या करूँगी कि हर दिन के 5-6 पेज डिवाइड कर दूँगी और 5-6 पेज हर दिन लर्न करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा ये 15 नवंबर तक फिर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब जो भी बड़ा पोर्शन है, जो टफ़ है, उसको छोटे छोटे स्मॉल जंक्स में आप डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद फिर उसको पढ़ना शुरू कीजिए, तो फिर आपको वो बहुत ज़्यादा इजी लगेगा पढ़ने में। ये है मेरा लास्ट स्टडी स्लॉट और अभी मैं बना रही थी सेट, और सेट में टोटल है इसमें 120 क्वेश्चन। अभी न्यू वाला ना मुझे रिसीव नहीं हुआ है, ये पुराना वाला है। तो आज से मैंने सोच लिया है कि नहीं, आज से मुझे एक सेट लगाना ही है हर दिन। तो अभी क्वेश्चन सारा सॉल्व कर रही थी और फाइनली मेरा सेट सॉल्व हो गया है। और ये जो OMR शीट है ना, वो प्राइमरी वाले के लिए जब मैंने सेट खरीदा था तो उसके पीछे में दिया हुआ था, तो बहुत सारे सेट के मतलब पीछे में बचे हुए थे, तो वहाँ से मैंने निकाल लिया है और उनको मैं अभी यूज़ कर ले रही हूँ। और अभी मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत। अगर मैथ्स की बात करूँ तो
मतलब 80 क्वेश्चन था मैथ्स में और मुझे लगता है कि मैंने 67 अटैम्प्ट किया था। 13 क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे नहीं आते थे और 67 में मेरा 5-6 क्वेश्चन रॉन्ग हुआ होगा, बाकी क्वेश्चन मेरे सही हुए थे। और देखिए जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, उसका सेट बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता है आपके क्वेश्चन एकदम सही होते जाएंगे। और मैथ्स की तो सबसे खास बात यही है कि अगर आपका आंसर आ गया तो क्वेश्चन सही है, आपको तुरंत पता चल जाएगा। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हे फ्रेंड्स, फाइनली मैंने एक सेट कंप्लीट कर लिया है जिसमें मैंने 120 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 80 क्वेश्चन मैथ्स के और 40 क्वेश्चन जीके जीएस के सॉल्व किए थे। तो आज मेरा जो मार्क्स है वो आया है 91 मार्क्स और ये मैं बना रही थी किरण के सेट से। इसमें आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे जिसका डेटा आपको थोड़ा इधर उधर मिलेगा, माइनस प्लस का थोड़ा सा रॉन्ग, वो तो हर सेट में होता है। लेकिन आज मैं फर्स्ट टाइम सेट बना रही थी, लगभग 1.25 घंटे तो मुझे मैथ्स सॉल्व करने में ही लग गए। और फिर इधर जो था ना आपका 40 मार्क्स का, उसमें भी मैथ्स था। अब बताइए 80 क्वेश्चन का मैथ्स सॉल्व करने के बाद मुझे मैथ्स सॉल्व करने का इधर मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने पहले मैथ्स को जल्दी बना लिया और उसके बाद बाकी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की, जो जीके जीएस का पोर्शन था उसमें साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो इसलिए जो मेरा 40 मार्क्स का सेक्शन था उसमें 26 नंबर आए, मतलब 40 में 26 क्वेश्चन मेरा सही हुआ। और ओवरऑल मैं बात करूँ तो मेरे 91 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो ये था मेरा सेट 1 और सेट 1 में है 91 मार्क्स। अब देखते हैं कि आगे सेट में मैं कैसा परफॉर्म करती हूँ। अब मैं पूरा एग्जॉस्ट हो गई थी तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेते हैं और उसके बाद मैं किचन में चली जाऊँगी डिनर प्रिपेयर करने के लिए। और जब मैं किचन में गई तो मैंने देखा कि मम्मी जी ने पहले से ही आलू बॉईल कर दिया था। तो फिर मैंने उनको कहा कि मैं आती हूँ छत से थोड़ा सा और उसके बाद मैं डिनर प्रिपेयर करूँगी। और यहाँ पे छत से जब आ रही थी तो मैं अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा मस्ती कर रही थी, उनके फेस पर मैंने दुपट्टा फेंक दिया और आ गई। और देखिए पहले मैंने ये नहीं किया था, पहले उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मैं बदला ले रही थी और फिर उसके बाद मैं किचन में दौड़ कर आ गई खाना बनाने के लिए। अगर यहाँ पे फेंकेंगे तो फिर मम्मी जी से डांट खाएंगे, तो इस वजह से तो वो हार ही गए समझिए मेरे से। और अभी मैं बना रही थी सोयाबीन की सब्ज़ी और इसके साथ रोटियाँ। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।